अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 7 में हमारे पास जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो। क्योंकि हमारा चैप्टर अब हो चुका है कंप्लीट, और जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम MCQs को हमेशा एंड पे सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना है और कहाँ तक पहुँच चुका है और हमें क्या MCQ समझ आते हैं या नहीं। तो आइए MCQs को डिस्कस करते हैं और उसके लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं वो है हमारे चैप्टर 7 के, जो कि हमारा चैप्टर है रिलेटेड टू वाटर। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आप सबको पता है कि हमारा यही पैटर्न है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जो MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो हम एंड पे सॉल्व करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो गया है, कि हम सही तरह देखें कि हम MCQ फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो MCQ से हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाता है और हमें उसकी समझ भी लग जाती है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, वाटर राइजिंग का मतलब है कि वाटर जो नीचे रूट से ऊपर प्लांट की तरफ जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ये हमने वाटर की प्रॉपर्टीज में पढ़ी भी थी चीज। इसको क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, एक्सीलेंट सॉल्वेंट एक्शन। एक्सीलेंट सॉल्वेंट एक्शन, इसका जो सारी चीजें ये सब क्यों है, मतलब ये जब आपने बात करनी है तो वो प्रॉपर्टी है किस वजह से, वो क्यों है, वो है कैपिलरी एक्शन की वजह से। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैसे भी इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी चीजों के पीछे जो रीजन है वो हमने बता दी कि कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, बहुत दफा पास पेपर्स में ये MCQ पूछा जा चुका है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। वैल्यू तो आप सबको याद हो गई होगी कि 4.2 है, लेकिन इसके अलावा जो ये चीज़ याद रखने वाली है ना वो यूनिट्स हैं, क्योंकि यूनिट्स चेंज करके कंफ्यूज किया जाता है। जाउल है, फिर पर ग्राम है, पर ग्राम का मतलब ग्राम -1, फिर पर केल्विन है। तो यूनिट्स याद रखने हैं, यूनिट्स को कंफ्यूज नहीं करना। यूनिट्स में अब देखें, जिस तरफ पहली ऑप्शन है उसमें सब कुछ ठीक लिखे है, सिर्फ किलो जाउल कर दिए, जिसकी वजह से वो आंसर नहीं है। बाकियों में तो चलें, आपके COD ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू ही गलत है ना, लेकिन पहली ऑप्शन में आपके पास किलो जाउल हो गया, जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर डिजॉल्व नॉन आयोनिक कंपाउंड बाय। तो नॉन आयोनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आयोनिक नहीं होते, जाहिर सी बात है। तो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर किस तरह से डिसॉल्व करता है? वाटर इनको डिसॉल्व करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फिर हमारे पास ये डिसॉल्व होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट कब बनता है? जब आयोनिक कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व करता है अपने अंदर, किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, जिसमें आयन डायपोल फोर्सेस जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब ये नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन, ये MCQ भी बहुत सारे पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्टूडेंट्स आप सबने, कि जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो वैसे भी इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो हार्डनेस कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बारी बारी सारी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की ऑप्शन है ना, तो बाइकार्बोनेट आपका वैसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अपने अंदर कार्बोनेट जो होता है ना ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है, इस वजह से वाटर को हार्ड कर देता है। तो ये तो हो गया करेक्ट आंसर। लेकिन वापस हम चलते हैं और बाकी ऑप्शंस को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी B ऑप्शन और आपकी C ऑप्शन में कार्बोनेट्स गिवन है। कार्बोनेट्स की स्टूडेंट्स जब भी बात होगी तो कार्बोनेट का याद रखना है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसी वजह से ये हार्डनेस कॉज नहीं कर सकते। और D ऑप्शन है सल्फेट। सल्फेट आप सबको पता है परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है। हम बात करें टेम्पररी हार्डनेस की, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही वो चीज़ है जो कि टेम्पररी हार्डनेस को कॉज करता है। ठीक हो गया, टेम्पररी हार्डनेस को जो चीज़ कॉज करती है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 5 है। टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका होता है? क्विक लाइम, लाइमस्टोन, लाइम वाटर, ये तरीके नहीं है। स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम हमने ऐड करना है, और स्लेक्ड लाइम ऐड करने की वजह से क्या होगा
कि टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। वैसे भी आप सबको याद होगा टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 तरीके हैं, या तो बॉईल करते हैं वाटर को या स्लेक लाइम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से इनको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए देखें अभी बाकी ऑप्शन अगर देखें ना, ऑप्शन ए के अलावा सोडा लाइम, लाइम वाटर, क्विक लाइम, ये सब हमारे पास परमानेंट हार्डनेस में नहीं आते, हमें किसी ना किसी केमिकल की जरूरत है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना सोडियम जियोलाइट, तो सोडियम जियोलाइट का आप सबको पता है कि ये वो चीज़ है जो कि टेम्प्रेरी हार्डनेस, जो कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आती है। और सोडियम जियोलाइट का रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप सबको इसमें कंफ्यूजन ना हो। सोडियम जियोलाइट का जो रिएक्शन है ना वो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, सोडियम जियोलाइट का रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये रेजिन है जिसका आपने रिएक्शन करवा दिया, किस चीज़ से रिएक्शन करवाया, कैल्शियम सल्फेट से इसका रिएक्शन करवा देते हैं। सल्फेट क्योंकि परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है इसलिए हम उसको कंसीडर करेंगे। और क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट क्या चीज़ बनेगी, कैल्शियम जियोलाइट। प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा, कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम जियोलाइट, ठीक है। तो ये सोडियम सल्फेट और कैल्शियम जियोलाइट आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। और ये भी याद रखना है कि सोडियम जियोलाइट को आप रिकवर कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जब शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना उसमें आपने ये बात ज़रूर करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड। तो कौन से सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज करते हैं, इनमें आप देख ले पहली ऑप्शन में कार्बोनेट है, वो इंसॉल्युबल है, वो हार्डनेस कॉज करता ही नहीं। सेकंड ऑप्शन में बाइकार्बोनेट है, वो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करता है। थर्ड ऑप्शन में भी बाइकार्बोनेट है, टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करता है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें, बाइकार्बोनेट किसका है, सोडियम का है। सोडियम के सॉल्ट्स हम वैसे ही कंसिडर नहीं करते, हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स कंसिडर करते हैं। तो पहली ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन में सोडियम सॉल्ट्स हैं, इसलिए वो हमारे पास ऑप्शन वैसे ही सोडियम की वजह से गलत हो गई हैं। थर्ड ऑप्शन में कैल्शियम का सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट है, लेकिन वो क्या करता है, टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करता है। लास्ट ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट है, और सल्फेट ही वो चीज़ होती है जो कि परमानेंट हार्डनेस कॉज करती है, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट हैविंग। डिटर्जेंट में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से एल्गी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हमने डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि डिटर्जेंट्स में होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ती है वाटर बॉडीज में, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और होती बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मतलब इतनी ट्रिकी चीज़ें नहीं होती, इनको याद रखना बड़ा आसान होता है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज नॉट बिकॉज ऑफ। अब वाटर में से डिप्लीशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो उन्होंने पूछा ये किसकी वजह से तो नहीं होता। पहली ऑप्शन है डिकेइंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, डिके के दौरान क्योंकि ऑक्सीजन यूज होती है तो इस वजह से इनकी वजह से डिप्लीट हो सकती है। सेकंड इज बायोडिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस में होती है, डिके हो, डिकम्पोजिशन हो, बायोडिग्रेडेशन हो, इस सब में ऑक्सीजन का यूज हो सकता है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ की वजह से नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स तो वैसे भी ऑक्सीजन रेस्पायर करके अपना बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ अगर हो रही है एक्वेटिक प्लांट्स की, उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन डिप्लीट होने लग जाएगी। ऑक्सीजन तो डिप्लीट होगी जब वो कहीं ना कहीं यूज़ होगी, और प्लांट्स से उसको वैसे ही यूज़ नहीं करना अगर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स तो क्या करते हैं वैसे भी इसको रेस्पायर आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन। आपको मैंने ये पढ़ाते हुए भी बताया था, ITIS एंड पे जिस भी डिजीज के लिखा होगा वो है इन्फ्लेमेशन। हमारा करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस, लेकिन बाकी ऑप्शन देखें, एक तो ITIS किसी और ऑप्शन में नहीं है डिजीज के एंड पे, ठीक है। टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा किसी के एंड पे नहीं है। बाकी उन सब डिजीज का आपको सेपरेटली पता है कि उनका क्या कॉज होता है और वो क्या करती हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस वाहिद डिजीज है जिसमें लिवर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें वायरस 5 तरह का होता है और वायरस की बेस पे आप उस हेपेटाइटिस को भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉजेज सवेयर डायरिया एंड कैन बी फेटल। तो सवेयर डायरिया किस में होता है? सवेयर डायरिया होता है कॉलेरा में। बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जॉन्डिस में आप सबको पता है येलो आइज और वो वाली चीज़ें होती हैं, उसमें डायरिया नहीं होता। डिसेंट्री में भी आप सबको पता है डायरिया होता है, लेकिन वो म्यूकस और ब्लड के साथ होता है, उसका हम उसको फेटल नहीं कहते। टाइफाइड में भी जब बात करते हैं तो फेटल कंडीशन इसको भी नहीं कहते। सिर्फ कॉलरा ऐसी कंडीशन है जिसको कहते हैं कि ये डेथ कॉजिंग कंडीशन होती है, इतनी सवेयर जाके बीमारी हो जाती है,
ठीक है, जो बैक्टीरिया बीमारी कॉज करता है कॉलरा की, उसको भी याद रखना है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने एमसीक्यूज अभी तक हमने डिस्कस किए ये सारे पास्ट पेपर्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। हमने पढ़ा था जब हम स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस पढ़ रहे थे कि कौन सी गैस यूज होती है, क्लोरीन यूज होती है। ठीक है, क्लोरीन यूज होती है, ये वो प्रोसेस करती है जिसकी वजह से हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट एसिड, तो हम सबको पता है कि क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना देती है, और साथ ही साथ ऐसे हाइपोक्लोराइट आयंस बना देती है जिनकी वजह से क्या होता है कि वाटर की क्लीनलीनेस होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो क्लोरीन की वजह से इनकी प्रोडक्शन होती है। कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोराइट आयन है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। हमने अभी बात की है कि देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज करेंगे, चाहे परमानेंट हार्डनेस हो चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो, तो ये दोनों सॉल्ट्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड ऑप्शन देखें, SO4 नेगेटिव सल्फेट को कहते हैं, सल्फेट परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखें, सोडियम के आयंस नहीं हार्डनेस कॉज करते। ठीक है, सोडियम के आयंस को ना हमने कभी डिस्कस किया, और हमने हमेशा यही बात की है कि सॉल्ट्स आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे। कौन से सॉल्ट्स होंगे? बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, लेकिन सोडियम का कोई सॉल्ट नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह कार्बोनेट्स आपके पास हार्डनेस कॉज नहीं करते वाटर में, इसी तरह सोडियम के सॉल्ट्स हम नहीं कहते कि हार्डनेस कॉजिंग होते हैं। ठीक है, वो करते भी नहीं क्योंकि हार्डनेस कॉज, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिजीज दैट कॉजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज फ्लोरोसिस। सबको याद होगा कि जब भी फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि आपके टूथ और बोन डैमेज होना शुरू हो जाता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लेमेशन है, कॉलेरा, सवेयर डायरिया एंड कैन बी फैटल, जॉन्डिस, येलो आइज, इस तरह की कंडीशन कॉज करती है। सिर्फ फ्लोरोसिस है जो टूथ और बोन डैमेज से रिलेटेड है, क्योंकि इस पे हमने वैसे भी डिटेल में बात की थी। ठीक है, तो आई होप यू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की जरा बात करते हैं, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना गौर से सुनना है आप सबने। आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने नॉन आयोनिक कंपाउंड्स कंसिडर किए हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें, आयन डाइपोल फोर्सेस मानी जा सकती है। ये बात माननी क्यों जा सकती है? क्योंकि होता भी ऐसा ही है। आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर भी पोलर इन नेचर होता है, उसके ऊपर पोल्स ऑलरेडी डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर भी क्योंकि चार्जेस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो वो भी एक तरह से यूं समझ लें कि डिसॉल्विंग के लिए अच्छी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, चार्जेस जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन कौन सा होता है? आयन आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, आयन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके आयोनिक कंपाउंड की वजह से। और डाइपोल कहाँ से आ रहा है? डाइपोल वाटर में है। डाइपोल का मतलब दो पोल्स है ना, तो वाटर में है, ये वाटर में डाइपोल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो आपके पास इस तरह से होता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। डाइपोल फोर्सेस वो भी नहीं, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी नहीं। वैसे इन फोर्सेस को आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी फर्स्ट ईयर में जाके, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये वाली फोर्सेस आपके डिसॉल्विंग में काम नहीं आती। हमेशा याद रखना है जब इन फोर्सेस को फर्स्ट ईयर में पढ़ने भी लगो तब भी, कि वाटर में आयोनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्यों डिसॉल्व होते हैं? जब यहाँ पे आयन डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ लग गई। हमारे पास अब लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू क्या है? द केमिकल्स यूज्ड टू किल और कंट्रोल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। दे आर। अब ये क्या चीजें होती हैं? देखिए सबसे पहले तो आप चारों ऑप्शंस को जरा गौर से देखें। दो ऑप्शंस में वर्ड लिखा है डेंजरस का, दो ऑप्शन में वर्ड है बेनिफिशियल का। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को किल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज तो मौजूद नहीं होगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी हार्मफुल चीज, कोई ना कोई ऐसी डेंजरस चीज मौजूद है, कोई ऐसा डेंजरस केमिकल मौजूद है जो कि पेस्ट को किल कर रहा है। ठीक है, तो बेनिफिशियल वाली जो दो ऑप्शंस है ना आपकी, वो वैसे ही कैंसिल हो जाती हैं।
ये जो मैं ट्रिक बताती हूँ इससे MCQ सॉल्व करना सीखा करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट के टाइम पे आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगा। अपने MCQs को इस तरह फिल्टर आउट किया करें। अब बेनिफिशियल वाली तो मैंने आपको बता दी कि पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स, और बेनिफिशियल की बात, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो बेनिफिशियल तो ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बचती हैं A और B, जिसमें डेंजरस का वर्ड दोनों में यूज हो रहा है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ डेंजरस इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दूसरे में लिखा हुआ डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो आप सबने याद रखना है कि डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है। डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पेस्ट कंट्रोल होता है। पेस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, पेस्ट वीड्स भी होते हैं और हजार तरह की चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनका कंट्रोल ज़रूरी होता है। लेकिन ये डेंजरस केमिकल्स कौन से होते हैं, ये बात याद रखने वाली है कि ये डेंजरस केमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये MCQs जो हमारी एक्सरसाइज के थे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। 80% MCQs आपके आते ही बुक से हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अभी जो हमने MCQs डिस्कस किए हैं ना, ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ या नहीं और आपको ये बातें समझ में आई या नहीं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा MCQ सेशन खत्म होता है एंड आई होप कि MCQs करते हुए आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप सबको पता था कि कहाँ पे कैसे आंसर बताना है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो MCQ सॉल्व करवाए हैं इसको दोबारा देख लें। अगर किसी MCQ में अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। अभी कर लेंगे तो इजी होगा। पेपर के नज़दीक आपको सिर्फ इन सब चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।